नमस्कार, बहुत स्वागत आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने अपने पदभार संभाल लिए हैं और विभाग के बंटवारे के बाद ही यह मंत्रालय संभाला गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर अमित शाह की दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद सीधे एक्शन मोड में नजर आए हैं। हस्ताक्षर कर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पदभार संभाला और एक्शन मोड में अब मोदी 3.0 के सभी मंत्री नजर आ रहे हैं। और अब 100 दिन की जो कार्य प्रणाली का विजन शेयर किया गया था, उस पर अब सभी एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। फिलहाल दिल्ली से ये सीधे तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की। मोदी 2.0 में भी गृह मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अमित शाह नजर आए थे। इस बार गांधीनगर से, गुजरात के गांधीनगर से दोबारा सांसदी जीतकर और मोदी 3.0 की टीम में सम्मिलित होकर गृह मंत्री का फिर से पदभार संभालते हुए आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते चले, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक अहम बैठक ले रहे हैं। दरअसल सीएमओ में एक अहम बैठक चल रही है और ये अहम बैठक ऊर्जा विभाग से रिलेटेड है। मंत्री हीरालाल नागर सहित कई अधिकारी उस बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद सीएम संवाद भी करेंगे। महिलाओं और छात्रों से ये सीधा संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा। ऊर्जा विभाग को लेकर ये मंत्रालय, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तस्वीरों में आपको सीएस सुधांशु पंत भी दिख रहा है। हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री उस बैठक में मौजूद हैं। ऊर्जा को लेकर ये बड़ी बैठक सीएमओ में चल रही है। फिलहाल जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उसके बाद महिलाओं और छात्रों से सीधा संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से ही बताते चले, जहां आईपीडी टावर को लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा एम्पावर्ड कमेटी के साथ बैठक की जा रही है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा इसकी अध्यक्षता में ये बैठक शुरू की गई है। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर भी मौजूद हैं। जेडीए के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। आईपीडी टावर की ऊंचाई, एलिवेशन कार्य को लेकर निर्णय किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियों से जो राशि बकाये है उनको लेने के संबंध में भी ये चर्चा की जा रही है। अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की राशि देने के लिए यह तैयारी चल रही है। तो बता दें आपको बड़ी खबर जयपुर से। और मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रालय की प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि 1 जुलाई से बदले हुए कानून लागू होंगे। इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो अर्जुन राम मेघवाल ने अपना कार्यभार संभाला है। बदले हुए कानून को 1 जून से लागू किया जाएगा। ऐसी बड़ी बातें पदभार ग्रहण करने के बाद अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा की गई है। मोदी जी के 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई थी, जहां सीबीआई की जांच से लेकर नीट परीक्षा को निरस्त और उसकी जो काउंसलिंग है उसको रद्द करने की बात कही गई थी। अब जो नीट परीक्षा का एग्जाम कराती है उस एजेंसी का नाम है एनटीए। एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है, क्योंकि एनटीए का इस नीट एग्जाम पर जो भी चार्जेस लगे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब आप इस पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा एनटीए को उसको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नीट परीक्षा रद्द फिलहाल नहीं की जाएगी और इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं,
नीट परीक्षा में 23 लाख अभ्यर्थियों की फिलहाल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आतंकी हमले के खिलाफ जयपुर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बताते कि जम्मू के रिहायशी इलाके में आतंकियों के द्वारा एक श्रद्धालु से भरी बस पर अटैक किया गया था। 10 में 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे और चौमू के ही एक ही परिवार के 4 लोगों की इसमें मौत हुई थी। अब आतंकी हमले के खिलाफ जयपुर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बताते चले कि प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए हैं और इसमें चौमू के 4 लोगों की मौत के मामले में प्रदर्शनकारियों के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है। बाजार को बंद करने का करवाने की शुरुआत की कहने की बात प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। अभी तक फिलहाल जो सर्व समाज के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं धरने से खड़े होकर बाजार को बंद करवाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने भी मृतकों के अंतिम संस्कार का फिलहाल बहिष्कार कर दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता फिलहाल वहां मौजूद है। पुलिस के बड़े वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी चौमू पहुंच चुके हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सर्व समाज के द्वारा कितना बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जयपुर से ही है, जहां पर मुरलीपुरा थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से ही, जहां मुरलीपुरा थाने के बाहर भी यहां पर जो परिवारजन है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने के बाहर ये आप तस्वीर दे सकते हैं, परिवार वहां पर मौजूद है और मुआवजे की मांग की जा रही है, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, मेडिकल और जो शिक्षा है उनको मुफ्त कराई जाए उनके परिवार वालों के लिए, ये बड़ी मांगे रखी जा रही हैं और तब तक अंतिम संस्कार न किए जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। क्या कुछ और आपको सुना देते हैं। कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में चोमू के एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद में चारों डेड बॉडीज आज पूजा एक्सप्रेस के जरिए जयपुर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जयपुर से वो डेड बॉडीज अभी तक चोमू के लिए रवाना नहीं हो पाई हैं क्योंकि उन्हें मुरलीपुरा थाने के ऊपर रोक लिया गया है। मुरलीपुरा थाने के ऊपर इस समय प्रदर्शन चल रहा है, सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। एक बड़ा धरना यहाँ पर लगाया गया है, परिवारजन और तमाम समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तिवारी जी, क्या मांगे हैं और यहाँ पर ये धरना कब तक चलने वाला है? जम्मू में जो आतंकवादी घटना हुई ये दोबारा हुई है। जयपुर के परिवारों के साथ में दूसरी घटना है। पहली घटना पिछले महीने में मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र के पठान परिवार गए थे, वहां पर भी उनके साथ में ऐसा हादसा। केंद्र सरकार की नाकामी है और जब आतंकवादी घटनाओं में मारा गया अगर हमारा जयपुर का मुरलीपुरा का परिवार, तो जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड में जो कुछ 50 लाख का मुआवजा परिवार को नौकरी दी थी, तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को संवेदनहीनता तोड़ करके मानवता तो देखो, यंग मौत हुई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण सैनी है। आप गए थे साथ? कहाँ पे? इस जो आतंकवादी हमला हुआ था परिवार का सदस्य हूँ, परिजन पवन का मामा हूँ मैं। जी जी, क्या मांगे क्या है? सर मांगे हमारी जो ये वही है जो कन्हैयालाल को दिया था, कन्हैयालाल हत्याकांड में वो भी आतंकी हमला था, वही हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम मुड़ जाएंगे। आपके पास क्या कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधि मिलने पहुंचा? कोई नहीं मिला हमसे, आज तक कोई नहीं मिला। हम कल कलेक्टर साहब के भी गए थे, सीएम साहब के भी गए थे, सब जगह जाके आए, हमारे कोई आश्वासन नहीं मिला। कलेक्टर साहब ने कहा हम करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे। 24 घंटे बीत गए, अभी तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की, ना हमारी सुनवाई हुई अभी तक। आगे क्या स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम बैठेंगे, रात दिन बैठेंगे, रोड रोकेंगे, आगे करेंगे, आगे जाएंगे, रोड पे जाएंगे। अभी और सीधे जयपुर से हमारे सहयोगी आसिफ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी क्या समझाइश के दौर में क्या परिजन समझने के लिए तैयार हैं अंतिम संस्कार के लिए? देखिए, इस समय हंगामा ज्यादा बढ़ने की तरफ है। हाँ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब टेंट लगाया जाए, प्रदर्शन को और बढ़ाया जाए, रोड को जाम किया जाए ताकि सरकार इनकी आवाज को सुन सके। यहाँ पर अभी तक इनकी शिकायत ये है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है, इन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला है और इनका कहना है कि हमें जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, हमारी मांगे, और जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा ये प्रदर्शन और बढ़ेगा।
अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है? यहाँ पर इस वक्त जो है वो केवल पुलिस प्रशासन और जो शहीद जो मारे गए हैं आतंकवादी हमले में उनके परिवार वाले मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस के कुछ नेता कहा जा सकता है जो है वो सर्व सैनी समाज भी मौजूद है और जिन्होंने जो कांग्रेस के एक नेता है जिन्होंने झोटवाड़ा की तरफ से चुनाव लड़ा था विक्रम सिंह शेखावत वो भी यहाँ मौजूद है। बीजेपी के जो चोमू से विधायक रह चुके हैं रामलाल शर्मा वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन अभी तक जो है वो कोई बातचीत का रास्ता या लिखित आश्वासन इनको नहीं मिला है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही इनका कहना है कि ये यहाँ से अपना धरना प्रदर्शन जो है वो उठाएंगे। इसी को लेकर जो है ये प्रदर्शन बढ़ रहा है। अब रोड को दोनों तरफ से जाम कर दिया गया है। पहले सड़क को खोला रखा गया था ताकि यात्री वाहन आराम से जा सके, लेकिन अब इन्होंने सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया है। फिलहाल जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे, लिखित में आश्वासन दे, उसके बाद में वो डेड बॉडीज को यहां से रवाना करें और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो बात पटरी पर आती नजर नहीं आ रही है और प्रदर्शन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान को बंद किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है वो इसके जरिए, क्योंकि अंतिम संस्कार करना बेहद जरूरी है, कल की ये घटना है, क्या राजनीतिकरण करने की कोशिश इसमें हो रही है? एक तरह से आप कह सकते हैं, चूंकि कि जो है वो घटना का इस पूरी वारदात का राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और जिस तरीके से मांग उठ रही है कि कन्हैया कांड के अंदर, आपको याद होगा उदयपुर में कन्हैया लाल की जो हत्या की गई थी उसके बाद में गहलोत सरकार ने जिस तरीके से फौरन मुआवजा दिया था, उसी तर्ज के ऊपर ये चाहते हैं कि फौरन मुआवजा दिया जाए, इस बात को लंबा ना खींचा जाए। लेकिन अभी तक जो है कोई ठोस आश्वासन, ये जो परिजन है ये चाहते हैं कि हमें केवल आश्वासन नहीं चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि आकर कहता है कि हम आपको मुआवजा दिलवा देंगे, ये चाहते हैं कि फौरन इसकी रस्म अदायगी की जाए, इसे पूरा किया जाए, लिखित आश्वासन दिया जाए ताकि जल्द से जल्द हम जो है वो चोमू पहुंचे। क्योंकि चोमू के अंदर भी जो बचा हुआ परिवार है, जो बाकी के परिवारजन है, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। अंतिम संस्कार की वहां पर तैयारियां की गई हैं, उसमें काफी देरी हो रही है। चूंकि आप जानते हैं गर्मी का मौसम है, प्रदेश के अंदर बहुत तेज धूप है, ऐसे में डेड बॉडीज को ज्यादा समय तक रखना भी जो है वो किसी लिहाज से ठीक नहीं है। इस लिहाज से भी जो है वो जल्दी होना चाहिए। लेकिन पुलिस मौके पर है, चूंकि पुलिस के हाथ में नहीं है किसी तरह की क्या बात समझाने के दरमियान क्या बातें कही जा रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आसिफ। देखिए, परिवार के लोगों की बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो परिवार के। और ये सीधे आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, सहकारिता मंत्रालय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पिछले बार भी इसी डिपार्टमेंट को संभालते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यभार को संभाला था और विभाग के बंटवारे के बाद अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीधे दिल्ली से ये तस्वीरें, मोदी सरकार के मंत्री अब अपना धीरे धीरे कार्यभार संभाल रहे हैं और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर मोदी 3.0 कार्यकाल में अपना पदभार संभाला और आगे के कार्य में जुट गए हैं। सहकारिता मंत्रालय का भी सरचार्ज संभालते हुए नजर आ रहे हैं आपको अमित शाह। तो तमाम लोगों के द्वारा अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का भी चार्ज संभाल लिया है, हस्ताक्षर करते हुए उस फाइल पर नजर आए आपको अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर दूसरी बार देश को आगे बढ़ाने के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं आसिफ की तरफ ही, जो कि जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं मालीपुरा से, जहां पर जोरदार प्रदर्शन परिवारजनों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू के रियासी में हुआ था और चौमू के एक ही परिवार के 4 लोग इसमें मौत के घाट उतारे गए। आसिफ, ये मैं सवाल आपसे पूछ रही थी, हालांकि बीच में हमें दूसरी खबर की तरफ रुख करना पड़ा, लेकिन पुलिस इसमें क्या आश्वासन दे रही है, क्या शब्द उनके हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आसिफ से हम कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधे मुरलीपुरा के जयपुर से दिखा रहे हैं। जिस तरह सहयोगी आसिफ ने बताया कि इस प्रदर्शन को और धार देने की कोशिश की जा रही है। पहले तो सड़क के किनारे प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, सर्व समाज और परिजनों के द्वारा जो प्रदर्शन इस भीषण गर्मी में किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि हाथ में तख्तियां हैं और कैसे गर्मी से राहत पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि जो इच्छा है वो ये है कि जो परिवार, बचे हुए परिवार में लोग हैं, उन्हें मुआवजा मिले और आतंकी हमले का जो शिकार हुए लोग, उन्हें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया जाए, और इसी को लेकर यह प्रदर्शन उग्र होता हुआ अब नजर आ रहा है। चलिए पाली से खबर आपको बताते चले, जहां पे भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर यह भीषण गर्मी कहर बनकर टूट रही है। भीषण गर्मी में पाली के निकट सोनाई माझी गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जवाई बांध से 15 से 20 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही है, वो भी ना के बराबर। पेयजल की आपूर्ति के लिए ग्रामीण कई किलोमीटर दूर चलकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस बारे में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी परेशानी पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि क्षेत्र में सभी जगह जवाई बांध से पानी आपूर्ति कराई जा रही है। इसके बाद भी कहीं कोई परेशानी है तो उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। ये पानी की दिक्कत आ रही है हमारे गांव में, और पानी के लिए पानी पीने के लिए कुओं का पानी पी रहे हैं। जवाई बांध का पानी 15 से 20 दिन में एक बार आता है। विधानसभा क्षेत्र में सभी गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ जवाई का पानी नहीं पहुँचता। हो सकता है कहीं कोई बीच में पाइपलाइन लीकेज थी और जो जवाई बांध से पानी आ रहा है वो 5 दिन तक पाइपलाइन लीकेज है, उस दरमियान किसी को तकलीफ हुई होगी, लेकिन सभी गाँवों में जवाई का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है। और भीषण गर्मी के दौर में इंसानों के साथ जानवर भी परेशान हैं। आलम यह है कि पानी की तलाश में रणथंभौर के जंगलों से निकलकर बाघ बाघिन बाहर आने लगे हैं। रणथंभौर की लाडली नामक बाघिन T8 रणथंभौर के जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे 552 टोंक चिरगांव आ पहुंची। बाघिन T8 पानी की तलाश में हाईवे स्थित कुशाली दर्रा पहुंच गई है। बाघिन को देखकर मौके पर राहगीरों और वाहन चालकों की भीड़ भी लग गई। इस दौरान लोगों ने बाघिन के फोटो वीडियो बनाए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कितनी कतार में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है बाघिन को देखने के लिए। दरअसल वाकया सोमवार शाम करीब 6:30 बजे का है, जब 6:30 बजे बाघिन पहाड़ी के रास्ते कुशाली दर्रा आ पहुंची है और नाले में पानी पिया है, जिसके बाद बाघिन करीब 30 मिनट तक पानी में ही बैठी रही। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधा घंटे के बाद बाघिन ने वापस जंगल का रुख किया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। और झुंझुनू जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग ने इस बार बड़े स्तर पर तैयारी की है। दरअसल मानसून के दौरान सरकारी संस्थाओं और स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा और इसके लिए वन विभाग ने जिले की 12 नर्सरियों में करीब 9.5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। विभाग यह पौधे जिले वासियों को बाजार रेट से कम कीमत में उपलब्ध करवाएगा। उपवन संरक्षक BL नेहरा ने बताया कि वन विभाग वन क्षेत्र से बाहर पौधारोपण को प्रोत्साहन देगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों, नगर निकाय, जन साधारण के सहयोग से गैर वन भूमि पर पौधे लगाने का काम किया जाएगा। झुंझुनू जिले में 12 नर्सरियां हैं, जो स्थायी नर्सरियां हैं, उनमें 9,43,899 पौधे हमने तैयार किए हैं। जिले में मानसून के में सघन वृक्षारोपण अभियान चलेगा। इसमें वन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निकाय, जल ग्रहण विकास, राजीविका, महिला बाल विकास, अन्य राज्य के विभाग जो शिक्षा विभाग वगैरह है, उनके सब साथ मिलकर हम पौधारोपण करेंगे। जिला कलेक्टर मोदी की अध्यक्षता में हमने बैठकें भी आयोजित कर ली हैं। उसके संबंधित जो विभाग हैं, उनके जैसे BDO है, नगर निकाय है, उनको समस्त को हमने ऑनलाइन VC के माध्यम से भी, PPT के माध्यम से ट्रेनिंग भी दे दी है। और चित्तौड़गढ़ जिले के विख्यात कृष्णधाम सांवलिया जी के मंदिर में भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। इस बार भक्तों ने 17 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाने के साथ ही भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ाए। आप तस्वीर देख सकते हैं। 4 दिन से लगातार सांवलिया जी के सेठ मंदिर में लगातार भंडारण खोला गया है, जिसमें नोटों की गिनती और जितने चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं उनकी गिनती लगातार की जा रही है। 17 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया गया है। अमावस्या के एक दिन पूर्व ये दान पात्र खोल दिए जाते हैं और अभी तक गिनती जारी है।
करीबन 4-5 दिन तक ये गिनती जारी रहती है और इस बार भी अमावस्या के एक दिन पूर्व ही जैसे भंडारा खोला गया, वहां गणना शुरू की गई। 4 चरणों की गिनती हो चुकी है, जिसमें 17 करोड़ से अधिक के भंडारे की राशि निकली है और वहीं सोने चांदी के अन्य आभूषण भी दान पात्र में चढ़ावे के रूप में निकले हैं। इस बार एक भक्त ने 15 सोने के बिस्किट सावलिया सेठ को चढ़ाए हैं, जो चर्चा का विषय रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से इस बीच बताते चले, जहां आईपीडी टावर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल आईपीडी टावर का निर्माण 24 मंजिला तक पूरा होगा। एक हफ्ते के भीतर स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। चिकित्सा मंत्री को जल्द ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह कर्रा ने इस बात की जानकारी खुद दी है। वित्तीय कमी को जल्द राज्य सरकार पूरा करेगी, तो एक हफ्ते के अंदर जो टावर का निर्माण कार्य है उसका रास्ता साफ हो गया है। एक हफ्ते के अंदर इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपनी होगी एक भीतर के अंदर। चिकित्सा मंत्री को जल्द ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने ही इस बात की जानकारी फिलहाल दी है। वित्तीय कमी को जल्द राज्य सरकार पूरा करेगी और वित्तीय कमी जैसे ही पूरा होगी वैसे ही काम को धार भी मिलेगा। फिलहाल आईपीडी टावर के निर्माण कार्य का ये रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जो बैठक चल रही थी वो इसी को लेकर चल रही थी। और माउंट आबू शहर के देलवाड़ा जैन मंदिर में 3 दिवसीय 992वां वार्षिक उत्सव और ध्वजा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीसरे दिन मंदिर में पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण, भक्ति गीत और 115 शिखर पर ध्वजा के कार्यक्रम के साथ महोत्सव का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से जैन धर्म के अनुयायी आए हुए थे। भक्तों ने भक्तिभाव और 70 भेदी पूजा के साथ मंदिर के सभी 5 मुख्य जनालियों के 115 शिखरों पर ध्वजा चढ़ाई है। और गोल्ड पदक विजेता अशोक ध्यानचंद ने कहा कि आज खेलों के क्षेत्र में देश की विभिन्न प्रतिभाओं ने दम दिखाते हुए नाम रोशन कर रही हैं। हॉकी जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अशोक ध्यानचंद सोमवार को एक निजी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए चंदबाजी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यहां स्पोर्ट्स एकेडमी के खुलने से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान स्पोर्ट्स एकेडमी बोर्ड का भी गठन किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल समेत कई खेलों से जुड़े खिलाड़ी और खेल संघ पदाधिकारियों को शामिल किया गया। होता है उनके पास ना वक्त नहीं, लेकिन घंटा 2 घंटा निकालना अपने शरीर के लिए, मन के लिए और खास तौर से किसी भी क्षेत्र में पारंगत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खेल का तो होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ऐसे हैं कि जो धन के अभाव में वो अपना स्पोर्ट में अपना बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। करने का मतलब ये है कि स्पोर्ट नहीं, इसके अलावा भी हो एक्टिविटी जो आसपास के गांव हैं, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हमारा विश्वविद्यालय यहाँ गांव में है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम गांव के आसपास के लोगों के लिए भी करें। सबसे पहले तो हम इनके लिए करेंगे। वो कार्यक्रम जो है हमारा 22 तारीख से प्रारंभ है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 1 बजे हमारा खास प्रोग्राम जरूर देखिए। मारो राजस्थान। नमस्कार।